हेलो। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी तबीयत ख़राब है, फ़ीवर और कोल्ड है, तो अगर मैं कहीं खांस दूँ तो इग्नोर कर दीजिएगा, सॉरी। इसलिए मैंने कल कहानी पोस्ट नहीं की थी। सुबह सुबह विवेक का फ़ोन बज रहा था, लेकिन विवेक गहरी नींद में सोया हुआ था। रसोई में काम करती उसकी पत्नी लतिका के कानों में भी फ़ोन की घंटी की आवाज़ जा रही थी। अंत में झुंझलाकर वो कमरे में आई, देखा लेकिन विवेक तो सो रहा है। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो नाम देखते ही चौंक गई, क्योंकि उसकी नंद वैष्णवी का नाम दिखाई दे रहा था। इसको क्या हो गया, आज ये इतनी सुबह सुबह फ़ोन क्यों कर रही है, लतिका सोच रही थी कि तभी वैष्णवी ने लतिका के फ़ोन पर फ़ोन करना शुरू कर दिया और ना चाहते हुए लतिका को कॉल रिसीव करना पड़ा। फ़ोन उठाते ही वैष्णवी बोली, नमस्ते भाभी, क्या बात है? मैं इतनी देर से फ़ोन कर रही हूँ मगर विवेक मेरा फ़ोन उठा ही नहीं रहा है। बेमन से लतिका ने कहा, अरे दीदी, अभी सुबह के 7 बजे हैं, वो रात देर से आए थे तो इसलिए अभी गहरी नींद में सो रहे हैं। आप बताइए, इतनी सुबह सुबह कोई ज़रूरी काम था क्या? वैष्णवी ने तुरंत कहा, भाभी मैं कुछ दिनों के लिए आ रही हूँ और इसलिए विवेक से कहना था कि मेरी टिकट बुक कर दे। ये सुनकर लतिका हैरान हो गई कि अब क्या ये अपनी ट्रेन की टिकट भी बुक नहीं करवा सकती? पति अच्छा खासा कमाता है मगर हमेशा गरीब बनी रहती है। लतिका की खामोशी वैष्णवी को महसूस हो रही थी और वो तुरंत बोली, क्या हुआ भाभी, आप लोग कहीं जाने वाले तो नहीं थे? लतिका ने कहा, दीदी मुझे मायके जाना था क्योंकि मेरी भाभी की इस समय पर छुट्टियां पड़ जाती हैं और उनके साथ मुझे समय बिताने का मौका मिल जाता है, मगर अब आप आ रही हैं तो फिर कैंसिल कर देती हूँ। ये सुनकर वैष्णवी बोली, हाँ भाभी, मुझे फिर समय नहीं मिलेगा ना, आप बाद में चली जाना। ये सुनकर लतिका को बहुत गुस्सा आया कि आखिर पता चलने के बाद भी अपना प्रोग्राम वैष्णवी ने कैंसिल नहीं किया। गुस्से में सोए हुए विवेक की ओर देखकर लतिका ने कहा, ठीक है विवेक, सोकर उठेंगे तो मैं आपका मैसेज दे दूंगी। इतने में फ़ोन कट गया और लतिका रसोई में जाकर काम करने लगी। 1 साल पहले लतिका की सास गुजर गई थी और अब उसे 1 साल पहले का समय याद आ रहा था जब उसकी सास उनके साथ रहती थी। लतिका को याद आने लगा कि वैष्णवी के आने का समाचार सुनते ही उसकी सास किस तरह तैयारी करवाने लगती थी। ऐसा लगने लगता था कि मानो घर में वैष्णवी आ गई है। वैष्णवी के कमरे के पर्दे और पूरे घर की साफ सफाई इस तरह से की जाती थी कि वैष्णवी घर की मालकिन है। हमेशा ही विवेक वैष्णवी के आने की टिकट बुक करता था और इस बार भी वो विवेक से यही करवा रही थी। लतिका को गुस्सा आ रहा था कि आखिर कब तक वैष्णवी विवेक को यूँ लूटती रहेगी। उसका तो आने जाने का खर्चा ही नहीं होता, ऊपर से जाते समय विदाई में मुंह मांगी चीज़ लेकर जाती है। अपने बेटे के लिए भी कितनी लंबी लिस्ट विवेक के हाथ में दे गई थी और विवेक कभी मना नहीं करता था। भाई के सामने भाभी को हमेशा नीचा दिखाती है। कुछ देर में विवेक सोकर उठ गया और जाकर रसोई में लतिका से बोला, लतिका आज मुझे कुछ जल्दी निकलना है, इसलिए बस जल्दी से मेरा टिफ़िन तैयार कर देना। ये सुनकर लतिका ने कहा कि सब कुछ तैयार है मगर तुमसे कुछ बात करनी है। विवेक ने कहा, जल्दी बोलो, फिर मैं नहाने जा रहा हूँ। तो लतिका बोली, तुम्हारी बहन का सुबह सुबह फ़ोन आया था। ऐसे तो वो मुझे फ़ोन करती नहीं है, मगर आज जब तुमने नहीं उठाया तब उसने मुझे फ़ोन किया है। मैं तो उठाना नहीं चाहती थी, मगर तुमसे झगड़ा कौन मोल लेता? विवेक ने चिल्लाकर कहा, अरे बात बताओ ना कि फ़ोन क्यों आया था, ये फालतू की बातें करके दिमाग ख़राब क्यों कर रही हो? लतिका ने विवेक की ओर गुस्से से देखा, मेरी बातें तुम्हें फालतू ही लगती हैं, ख़ासकर जब तुम्हारी बहन की बात हो रही हो। तुम्हारी बहन कह रही थी कि उसकी टिकट बुक करवा दो, वो यहाँ आने वाली है। विवेक बोला, तो इस बात पर तुम क्यों चिढ़ रही हो? उसका मायका यही है तो कहाँ जाएंगी? लतिका ने गुस्से से विवेक को देखा, भाभी से मन बनाकर रखती नहीं है तो मायका किस बात का? मुझसे तो हमेशा टेढ़े मुँह ही बात करती है और वो तुम्हारे आगे पीछे घूमती है क्योंकि तुमसे पैसे जो अटने होते हैं। इतने साल हो गए मगर आज भी वो आने के लिए तुमसे ही टिकट बुक करवाती हैं। अच्छा खासा पति कमाता है मगर फिर भी खर्चा भाई का करवाती है। मैं तो उसको सिर्फ उसके काम करने के लिए याद करती हूँ, क्योंकि वो मुझे नौकरानी जो समझती है। शॉपिंग तो तुम्हारे साथ ही करने जाती है, भाभी को वैल्यू देनी नहीं और मायके पर से अधिकार छोड़ना नहीं। कितनी लालची है तुम्हारी बहन। विवेक ने पानी गिलास उठाकर पानी लेते हुए कहा, अरे लतिका, तुम बेकार में इतना सोचती रहती हो। बहन बेटियों को देने से तो बरकत होती है। तुम अपने मायके जाती हो तब भी तो तुमको कितना कुछ मिलता है और सब कुछ तुम्हारी भाभी ही देती हैं। ये सुनकर लतिका तिलमिला गई, अगर मेरी भाभी मुझे देती है तो इसमें मेरा भी योगदान है, क्योंकि मैं मायके जाकर भाभी पर बोझ नहीं बनती। भाभी के साथ हर काम में मदद करवाती हूँ, वहाँ जाकर बैठ नहीं जाती हूँ और अपनी भाभी को परेशान नहीं करती हूँ। मगर तुम्हारी बहन तो अगर एक जगह बैठ जाए तो हिलकर पानी भी नहीं पीती। एक टाइम अगर घर में खाना खाती है तो बाकी दोनों टाइम उसे बाहर का खाना चाहिए।
क्या अपने घर में भी वो ऐसे ही करती है? लतिका तो गुस्से में रोने लगी थी। विवेक ने उसको ध्यान से देखा और उसके कंधे पकड़ के बोला, अरे शांत हो जाओ लतिका, इतना नाराज़ क्यों हो रही हो? चाहे रोकर या हंसकर करना तो पड़ेगा ही अगर वैष्णवी आएगी। लतिका गुस्से में बोली, क्यों, मेरी कोई मजबूरी है क्या? मैंने उससे कहा कि मुझे भी मायके जाना है तो वो बोली कैंसिल कर दो, उसे सिर्फ अपनी पड़ी है, दूसरों से तो उसे कुछ लेना देना ही नहीं है। अब तुम एक काम करो कि उसको फ़ोन करके कह दो कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, इसलिए बाद में आए। ये सुनकर विवेक आंखें फाड़कर लतिका को देखने लगा। तुम पागल हो गई हो क्या लतिका? मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? लतिका गुस्से में बोली, क्यों, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? क्या तुम भाई बहन का प्रेम मुझसे बढ़कर है? अरे तुम अपनी बहन के लिए हमेशा इतना करते हो, एक बार मना कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तुम हमेशा अपनी बहन के काम आए हो, मगर ये बात पक्की है कि अगर कभी मौका पड़ा तो वो तुम्हारे काम कभी नहीं आएगी। चाहे तो इस बात को परख कर देख लेना। विवेक ने दांत पीस कर कहा, देखो लतिका, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले तो ये कि मैंने उसको नहीं बुलाया, वो खुद आ रही है, और दूसरा ये कि मैं दीदी को मना नहीं कर सकता। ये उसकी माँ का घर है और जब से मम्मी गई है वो सिर्फ एक बार आई है और 2 दिन रहकर गई थी। अपने दिल में वैष्णवी के लिए इतना जहर मत रखो, वरना सामना करना भी मुश्किल हो जाएगा। विवेक की बात सुनकर लतिका खामोश होकर उसका चेहरा देखने लगी। वो समझ गई थी कि अभी विवेक नहीं समझेगा। वो तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वैष्णवी आए, क्योंकि वैष्णवी आने के बाद विवेक को उससे बात करने ही नहीं देती थी। लेकिन अब वैष्णवी का स्वागत करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। विवेक ने कमरे में जाकर वैष्णवी को फ़ोन किया और उसके बाद तत्काल टिकट करवा दी। लतिका को वैष्णवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब तो माँ भी चली गई, कम से कम अब तो मेरे घर से दूर रहे। लतिका ऐसे सोचती रही, लेकिन अब क्या हो सकता था। 1 हफ्ते बाद ही वैष्णवी के आने का समय हो गया। अपनी माँ की तरह विवेक ने भी वैष्णवी के आने से पहले ज़ोर शोर से तैयारी की। देखो लतिका, ये खिलौने मैंने वैष्णवी के बेटे के लिए ख़रीदे हैं और ये साड़ी वैष्णवी के लिए। ये देखकर लतिका विवेक पर बरस पड़ी। विवेक, तुमने अपने आप ही सामान खरीद लिया क्या? मुझसे पूछने की या फिर मुझे साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं समझी? विवेक ने भी गुस्से में लतिका से कहा, तुमको वैष्णवी पसंद ही कहाँ है? अगर मैं तुमको साथ चलने के लिए कहता तब भी तुम्हारा मूड ख़राब हो जाता, इसलिए मैं सब कुछ अकेले जाकर लेकर आया हूँ। तुम अपने हाथ से वैष्णवी को जाने से पहले दे देना। लतिका ये सुनकर रोने लगी। ऐसे ही तो अपमान करवाते हो तुम मेरा। जब तुम अपनी बहन से कहोगे कि यह सामान तुम खरीद कर लाए हो तो तुम्हारी बहन मुझको ताने देने लगेगी कि मेरा भाई मुझे कितना प्यार करता है। मेरा मायका तो भाई से ही है। वो मुझको बार बार जताएगी कि मैं उसके लिए कुछ नहीं करती। लतिका को रोते देखकर विवेक बोला, अरे लतिका, इतना दुखी मत हो और चिंता मत करो, मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा। बस जितने दिन वो रहेगी तुम ठीक से रहना। लतिका ने गुस्से में कहा कि मैं ठीक से ही तो रहती हूँ, बल्कि ठीक से तो तुम्हारी बहन नहीं रहती। मुझसे तो मतलब नहीं रखती, बस तुम्हारे आगे पीछे घूमती है। ज़रा सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा। विवेक ने कहा कि अच्छा चलो, अब छोड़ो, मेरे लिए चाय ले आओ। लतिका चाय बनाने चली गई। अगले दिन वैष्णवी को आना था और सुबह 11 बजे विवेक भी उसे स्टेशन से लेने चला गया। दोपहर के 1 बजे जब वैष्णवी विवेक के साथ घर आई तो घूम घूम कर घर को देखने लगी। भैया, घर में तो काफ़ी बदलाव हुए हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। कुछ चीज़ माँ की नज़र आ रही है जिससे माँ के होने का एहसास अब भी हो रहा है। विवेक ने वैष्णवी से कहा, वैष्णवी, ये सब कुछ तेरी भाभी की मेहनत के कारण है। वही इस घर को सजा कर और संवार कर रखती है, वरना आजकल की बहुएं तो अपनी सास का कोई सामान रखना ही नहीं चाहती। विवेक की बात सुनकर वैष्णवी का मुंह बन गया, लेकिन वो छुपाते हुए बोली, चलो भाभी, अब जो बना है वो खिला दो, मेरे बेटे को बहुत भूख लग रही है। लतिका ये सुनकर रसोई में नाश्ता लाने चली गई। वैष्णवी जब से घर में आई थी तब से लतिका का चेहरा मुरझा गया था। अपने स्वभाव के अनुसार वैष्णवी लतिका के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी कि मानो लतिका की सास कहीं गई ही नहीं है। उस दिन लतिका काफ़ी थक गई थी और इसलिए उसने रात को झूठे बर्तन सुबह के लिए छोड़ दिए। लेकिन जब रात को ही वैष्णवी रसोई में गई तो झूठे बर्तन देखकर लतिका से जाकर बोली, अरे भाभी, आपने मेड लगाई है क्या? ये सुनकर लतिका ने कहा कि नहीं दीदी, मुझे मेड की ज़रूरत नहीं है, हम 2 ही तो लोग हैं, इसलिए सारा काम मैं अकेले ही कर लेती हूँ। आप तो जानती हैं कि आजकल की मेड कितने पैसा लेती है, तो बेकार में विवेक पर बोझ क्यों डालना। ये सुनकर वैष्णवी कहने लगी, भाभी, किचन के सिंक में बहुत सारे झूठे बर्तन पड़े हुए हैं। झूठे बर्तन छोड़कर सोना तो अच्छी बात नहीं होती, इससे घर की बरकत भी चली जाती है। मेरे घर में मेड नहीं है, इसलिए मैं तो रात को ही सारे बर्तन धोकर सोती हूँ। ये सुनकर तो लतिका फटी आंखों से उसको देखती ही रह गई। फिर उसने गुस्से से विवेक को देखा तो विवेक ने शांत रहने का इशारा किया। ये कहकर जब वैष्णवी चली गई तो लतिका ने विवेक से गुस्से में कहा,
कि तुम्हारी बहन तो मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है। मम्मी जी ने जीते जी मुझे इस घर को कभी अपना समझने नहीं दिया, तो अब तो क्या अभी वैसा ही चलेगा? विवेक, मैं कह रही हूँ कि अपनी बहन को समझा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। विवेक लतिका को शांत करने लगा कि लतिका, उसने यूं ही कह दिया होगा, इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वैसे भी उसकी बात भी तो सही थी। ये सुनकर लतिका और विवेक के बीच बहस होने लगी और लतिका रोते रोते सो गई। अब वैष्णवी रोज़ इसी तरह से लतिका को आदेश देने लगी। एक दिन लतिका की सहेली आ गई और लतिका अपनी सहेली के साथ बैठकर बातें करने लगी। चाय नाश्ता करवाने के बाद जब सहेली चली गई तो लतिका को कुछ थकान महसूस हुई और वो जाकर लेट गई। तभी वैष्णवी ने कमरे में जाके लतिका से कहा, अरे भाभी, आप लेट गई हो तो मैं रसोई साफ़ कर दूं क्या? अभी मैं गई तो मैंने देखा किचन बहुत गंदा हो रहा है, मुझसे तो देखा नहीं जाता, और मैं तो कभी भी काम छोड़कर आराम नहीं करती। लतिका समझ रही थी कि वैष्णवी उसको ताना दे रही है, तो उसने तुरंत कह दिया, दीदी आपका ही घर है, जब चाहे साफ़ कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? अगर आपका मन है तो आप जाकर सफाई कर लो, क्योंकि मैं तो अभी कुछ देर सोना चाहती हूँ। ये सुनकर वैष्णवी का मुंह बन गया और लतिका बिना उसकी चिंता किए सो गई। रात को जब विवेक ऑफिस से घर आया तो वैष्णवी ने घुमा फिरा कर कहा, भाई, भाभी की सहेली तो बहुत अच्छी है, मुझे तो उसके साथ बातें करते हुए बहुत मज़ा आया। आज तो भाभी काफ़ी थक गई थी और रसोई की सफाई भी नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कर देती हूँ, क्योंकि मुझसे तो गंदगी बिल्कुल देखी नहीं जाती। भाभी तो सो गई थी, मगर काम छोड़कर मैं कभी नहीं सो पाती। वैष्णवी की बात सुनकर लतिका बुरी तरह से तिलमिला गई थी और ये उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। विवेक उसका चेहरा देखकर समझ गया, मगर कुछ नहीं बोला। कुछ देर में लतिका और विवेक अपने कमरे में जाकर बातें करने लगे तो वैष्णवी बीच में आ गई और आते ही बोली, अरे क्या बातें चल रही हैं? अरे भाई, बहन आई है, कुछ देर बहन के पास भी बैठ जाया करो। ये सुनकर लतिका के तन बदन में आग लग गई और उसने साफ कह दिया, दीदी मैं कोई इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, पत्नी हूँ। मैं इनकी और आपकी भाभी भाभी के कमरे में आने से पहले दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, मगर कोई बात नहीं, आपको शायद ये बात पता नहीं होगी। ये सुनते ही वैष्णवी खिसियाकर हंसने लगी, अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बुरा मान गई। अब अपनी बात पर लिपापोती कर रही थी, मगर लतिका का पारा तो हाई हो चुका था। ऐसा घटिया मजाक मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर किचन में जा रही हूँ, अब बैठी रहो अपने भाई के पास। इतना कहकर लतिका कमरे से निकल गई तो वैष्णवी अपने भाई से बोली, भाई, भाभी का मुंह मुझे देखकर हमेशा बना ही क्यों रहता है? मम्मी चली गई, लेकिन मैं तो तेरे लिए यहाँ आती हूँ। भाभी की इन हरकतों की वजह से कहीं मेरा मायका ख़त्म ना हो जाए। वैष्णवी सोच रही थी कि लतिका चली गई है, मगर लतिका बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रही थी। कुछ कहकर वो विवेक को दुखी करना नहीं चाहती थी, इसलिए खून का घूंट पीकर रसोई में चली गई। बाद में विवेक को अकेले पाकर उसने कहा, तुम्हारी बहन की ऐसी हरकतें रहीं तो उसका मायका सच में ही ख़त्म हो जाएगा। जब से आई है मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है, हर काम पर नज़र रखती है और मुझे दिन भर टोकती रहती है। विवेक कहने लगा कि थोड़े दिन की बात है लतिका, 2-4 दिन में वैष्णवी यहाँ से चली जाएगी। लतिका भी क्या करती, अपना गुस्सा विवेक पर उतार कर सो गई। फिर एक दिन वैष्णवी ने विवेक से कहा, भाई, मुझे तेरे जीजाजी के लिए घड़ी खरीदनी है और अपने लिए एक सूटकेस भी खरीदना है, तो तुम शॉपिंग पर चल रहे हो? विवेक ने तुरंत कहा कि वैष्णवी, तुम अपनी भाभी को ले जाओ। ये सुनकर तो वैष्णवी का मुंह बन गया, अरे भाभी को ले जाकर क्या करूँगी, पेमेंट तो तू ही करेगा ना। वहाँ पर बैठी लतिका को ये सुनकर गुस्सा आ गया, अगर सूटकेस और घड़ी खरीदनी है तो खुद क्यों नहीं खरीद लेती, हर बात का बोझ विवेक पर ही क्यों डालती हैं? विवेक ने बहुत कहा कि मेरे पास समय नहीं है दीदी, मगर वैष्णवी नहीं मानी। तो अंत में विवेक ने कहा कि ठीक है, चलते हैं, मगर जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लेना। वैष्णवी जल्दी से तैयार हो गई तो लतिका ने विवेक से कहा, तुम्हारी बहन को शर्म नहीं आती, तुम पर खर्च का इतना बोझ डालते हुए? तुम्हारा बजट है या नहीं, इस बात से तो उसे कोई मतलब है ही नहीं। तुम कभी कुछ अपनी बहन से मांग कर दिखना, पक्का बोल रही हूँ कि वो कभी काम नहीं आएगी। तुम कहो तो अभी इस बात को आजमा लेते हैं। लतिका की बात सुनकर विवेक चुप रह गया, मगर आज लतिका ने सोच लिया कि विवेक को सच्चाई दिखाकर रहेगी। जैसे ही वैष्णवी तैयार होकर आई तो लतिका ने कहा, वैष्णवी, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। विवेक तुमसे कुछ नहीं कह पा रहे हैं तो सोचा मैं ही कह देती हूँ। ये सुनकर वैष्णवी का चेहरा कुछ उतर गया और वो लतिका की ओर देखने लगी। तो लतिका ने कहा, दरअसल वैष्णवी, बात यह है कि 2 महीने से विवेक को सैलरी नहीं मिली है और घर का खर्चा बहुत कठिनाई से चल रहा है। फ़िलहाल हम घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, तो शॉपिंग कैसे करा पाएंगे? बल्कि मुझे तो तुमसे थोड़ी मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि बिजली का बिल आने वाला है और बिल जमा नहीं हुआ तो बिजली कट जाएगी। ज़्यादा नहीं, बस तुम 2-3 हज़ार दे दो, इसमें हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि
ईएमआई भी तो देनी है। ये सुनते ही वैष्णवी तपाक से बोली, अरे विवेक, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मेरी वापसी की टिकट जल्दी करवा दो क्योंकि मुझे घर जाना पड़ेगा। ये सुनकर विवेक हैरानी से उसका चेहरा देखने लगा। क्यों, ऐसे क्यों जा रही हो? अभी तो तुम शॉपिंग करने जा रही थी। तो वैष्णवी ने कहा, भाई इसलिए तो जल्दी शॉपिंग कर रही थी जिससे कि जल्दी से घर वापस चली जाऊं, क्योंकि मेरी नंद घर पर आई है और बहुत परेशान है और उसको लेकर तेरे जीजा जी भी बहुत परेशान है। ये सुनकर विवेक ने कहा कि अच्छा चलो, मैं जीजा जी से बात कर लेता हूँ। तो वैष्णवी ने कहा, नहीं विवेक, बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बात तेरे जीजा जी को अच्छी नहीं लगती। वो अपने घर के मामलों में किसी को बोलने नहीं देते, इसलिए तू रहने दे, बस मेरी टिकट बुक करवा दे और अपने पास से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टिकट के पैसे मैं दे दूंगी। वैष्णवी की ये बात सुनकर विवेक पूरी तरह से हैरान था और सामने बैठी लतिका भी हाथ बांधकर उसका चेहरा देख रही थी क्योंकि वो तो पहले से ही जानती थी कि वैष्णवी कभी अपने भाई को कुछ नहीं देती। विवेक ने जल्दी से टिकट करवाई और 3 दिन बाद वैष्णवी चली गई। इन 3 दिनों में वैष्णवी लतिका पर आदेश चलाना भूल ही गई थी क्योंकि लतिका का कठोर व्यवहार उसको साफ साफ नजर आ रहा था। बातों बातों में लतिका ने कह दिया था कि सास के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से बहू के हाथ में होनी चाहिए और उसके बीच में किसी का बोलना कभी भी सही नहीं होता। आखिर सास के जाने के बाद ही तो बहू को अपना घर और अधिकार मिलता है। लतिका का ऐसा कहना वैष्णवी को समझ आ गया था। चलते समय लतिका ने उसको कपड़े और खिलौने दिए तो वैष्णवी की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, मैं नहीं चाहती कि मेरा मायका ख़त्म हो जाए, इसलिए आप ये सामान रख लो, इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लतिका ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, मायका भाई से ही नहीं भाभी से भी होता है, बस यही बात आप भूल गई थी, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि शायद अब आप समझ गई हो। लतिका से गले लगकर वैष्णवी अपने घर चली गई और फिर कभी वैष्णवी ने लतिका के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।